नमस्कार बच्चों। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया था नॉमेनक्लेचर, है ना, उसका R&S नॉमेनक्लेचर, है ना, फिशर प्रोजेक्शन बनाना सीखा था। फिशर प्रोजेक्शन में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, किससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें, है ना, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मज़ेदार चीज़ें हैं, अब थोड़ा समझा जाए। लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मॉलिक्यूल्स हैविंग टू chiral center, having two chiral centers. Optical isomerism in molecules having two chiral centers. देखो, टू chiral centers लेकर हम लोग समझ ले रहे हैं, है ना, और यही चीज़ 2 के जगह पे 3 हो, 4 हो, है ना, 5 हो, इन सब जगहों पर ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम लोग बात समझते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देख रहे हैं जिसमें 2 chiral सेंटर्स हैं, है ना। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल हम लोग, एक टिपिकल, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल हम लोग ने ले लिया, है ना, एक ऐसा यहाँ पर COOH ये मॉलिक्यूल ले लिया। ठीक है, तो अब अगर इसको देखो तो ये COH है ना, यहाँ पे ये वाला कार्बन कायरल है, अगर आप ध्यान से देखो, है ना, एक OH, एक H, एक COH और एक ये, तो एक ये कार्बन कायरल है और एक ये वाला कार्बन भी कायरल है। तो इसके पास 2 chiral सेंटर है और इस मॉलिक्यूल का नाम, है ना, कॉमन नेम है टार्टरिक एसिड। ठीक है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। और ये सीधा सीधा हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भी इसको, ये सीधा सीधा नाम देकर भी पूछा जा सकता है ना। तो इसका नाम भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तो अब अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो इसके हम लोग सारे आइसोमर, है ना, पहले बनाए, फिर थोड़ा सा उसके बाद समझे, है ना। तो देखो 2 chiral सेंटर है, तो इसका एक स्टीरियो आइसोमर ऐसा बनेगा, क्या देखो, COOH और यहाँ पर भी COOH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H। बोले ऐसे ही क्यों बनाए? देखो ऐसी क्या सब बनाएंगे हम लोग, बस एक जस्ट हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। तो एक इसका स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि इसके पास 2 chiral सेंटर है, तो इसका एक फिशर प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा और एक इसका मिरर इमेज बनेगा, है ना। इसका मिरर इमेज भी होगा क्योंकि 2 chiral सेंटर है, दिख रहा है। तो यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ पर कौन आ जाएगा, COH आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि भाई सबसे पहले तो क्या ये कायरल है ना। तो कायरल होने के लिए अगर हम लोग देखें तो इसके पास 2 chiral सेंटर अपने को दिखाई दे रहा है। तो अगर 2 chiral सेंटर है तो ये कायरल हो भी सकता है और कायरल नहीं भी हो सकता है ना। तो कायरल होगा कब, जब इसके पास 3 तरह का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, जिसमें से अपने को 2 ही देखना है सिर्फ, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल के पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है क्या? अगर ऐसे काटेंगे तो OH का उल्टा क्या मिल रहा है, H मिल रहा है। तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके पास नहीं है और इसके पास कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, OH से चलेंगे OH मिलेगा, H से चलेंगे H मिलेगा और COH से चलेंगे COH मिलेगा। तो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। लेकिन देखो ये हम लोग क्या बनाए हैं, ये हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बनाए हैं ना। इस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनल हम लोगों ने पिक्चर बनाया हुआ है। तो इसमें नहीं देखेंगे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री, है ना। जरा ध्यान से देखो, अगर ये मॉलिक्यूल, अब चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कि क्या इसमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, है ना। तो एक बार इसको थोड़ा समझ लें। देखो ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, इसका अगर न्यूमन प्रोजेक्शन बनाओगे तो कैसे बनेगा, याद करिए आप फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाए थे। इसको ऐसे खोल दिए थे और इसको ऐसे चिपका दिए थे। तो वापस इसको 3D बनाने के लिए आपको इन दोनों को वापस नीचे लाना होगा और ये दोनों वापस ऊपर आ जाएंगे। बोलो भाई, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा क्या, ऐसा COOH,
इस तरफ H, इस तरफ OH, और पीछे वाले कार्बन पे भी COH नीचे आ जाएगा, और इस तरफ OH और इस तरफ H आएगा। बोलो ऐसा आएगा क्या? इसको जब हम लोग वापस ऐसे तोड़ेंगे, इसको ये वाली लाइन क्या होती है? बिलो द प्लेन होती है ना। इसको जब हम लोग वापस पीछे मोड़ेंगे तो ये दोनों COH नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और आगे वाले कार्बन पे H इधर है तो H इधर दिखाई देगा, और पीछे वाले कार्बन पे OH इधर है तो OH इधर दिखाई देगा, और रिस्पेक्टिवली यहाँ पर दिखाई देगा। तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है ना वो ये है ना। अब जरा इसमें बेसिकली हम लोग को इसमें POH भी नहीं देखना चाहिए, COH भी नहीं देखना चाहिए, है ना। हमको देखना चाहिए इसी में, ठीक है। लेकिन अगर आप याद करें या वापस जाएं तो आप देखेंगे कि मैं POH यहीं पे देख लिया था, लेकिन COH मैं यहाँ पर नहीं देखा, है ना। या मैं डिनाई कर रहा हूँ कि इसमें COH नहीं है। उसकी दो वजह है। एक वजह ये है कि ये तो फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें आइडियली अपने को ऐसा नहीं देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी वजह ये है कि फिशर प्रोजेक्शन इज एसेंशियली एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, है ना। एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन से ये बनता है। तो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में तो COH हो ही नहीं सकता ना। तो इसका अपने को स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाना होगा, तब हम इसमें COH देखकर बता पाएंगे। तो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन से ये बना है, और इसमें हम लोग COH देख रहे हैं तो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा अपने को नहीं करना होगा। बात समझ में आई? चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर POH नहीं है, दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे काटेंगे इन दोनों कार्बन के बीच में से ऐसे काटेंगे तो COH का उल्टा COH मिल रहा है, सही बात, लेकिन H का उल्टा OH मिल जा रहा है। तो यहाँ पर POH नहीं है। COH चेक किया जाए तो COH चेक करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। ये COH उठा के उल्टा ले जाओगे। मान लो पीछे वाला हम लोग उल्टा ले गए तो आगे वाला COH ऐसा रहेगा, H अपनी जगह पे रहेगा, OH अपनी जगह पे रहेगा, दिखाई दे रहा है ना। और पीछे वाला COH अगर हम लोग ऐसे ले आए, पीछे वाला COH इधर ले आए तो OH इधर आएगा 180 डिग्री इधर, और H इधर आ जाएगा 180 डिग्री इधर। पीछे वाले COH को 180 डिग्री ले गए तो ये वाला OH 180 डिग्री इधर आ गया, और ये वाला H 180 डिग्री इधर चला गया। ऐसा हो गया। अब जरा देखो, COH से चले तो COH मिला, सही बात, लेकिन OH से चले तो H मिला, मतलब इसके पास COH नहीं है। तो ना इसके पास COH है और ना इसके पास POH है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और उसके पास दो कायरल सेंटर हैं, तो इसका मतलब वो कायरल होगा ही होगा। तो इसलिए ये वाला कायरल है, इसको हम लोग फर्स्ट आइसोमर बोल देते हैं इसका, और ये इसका मिरर इमेज है, तो ये वाला सेकेंड स्टीरियो आइसोमर इसका हो गया। तो अब मुझे बताओगे जरा 1 और 2 में क्या रिलेशन है? एनेंटियोमर्स हैं, करेक्ट है ना। 1 और 2 आर एनेंटियोमर्स। तो इसके दो स्टीरियो आइसोमर टार्टरिक एसिड के हम लोगों ने बना लिए हैं। अब और भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि यार बनते समय सोचिए, बनते समय अगर ऐसा होता कि इसमें OH इधर और H इधर जुड़ा है और इसमें H इधर और OH उधर जुड़ा है ना। से इधर से H जुड़ा है और इधर से OH जुड़ा है। लेकिन अगर बनते समय जब नेचर इसको बना रहा था तो H इधर से ना आकर इधर से OH आता और इधर से H आता, तो देखो ऐसा OH इधर और H इधर और COH यहाँ, ऐसा बनता। बोलिए जरा, बात समझ में आई ना। तो इसका एक स्टीरियो आइसोमर ये भी हो जाएगा। इसके पास भी दो कायरल सेंटर है, लेकिन इस बार इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिखाई दे रहा है आपको, है ना भाई। ऐसे काट देंगे तो OH का उल्टा OH, H का उल्टा H, COH का उल्टा COH। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को मिल गई है। तो ये वाला जो इसका एक स्टीरियो आइसोमर है जो कि ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं थर्ड, ठीक। अब इसका मिरर इमेज भी बनाएंगे। तो जरा याद करो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस का मिरर इमेज वही होता है कि डिफरेंट होता है ना। अब सारी बात जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं ना, वो सब बात यहाँ पर अब क्या हो रही है, धीरे धीरे सब है ना मिक्स हो रही है। तो ऑप्टिकली हम लोग स्टार्टिंग में एकदम बात किए थे, याद करो कि भाई ऑप्टिकली कायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव,
और कायरल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मिरर इमेज वो खुद नहीं होता, वो दूसरा होता है। जैसा ये, इसका मिरर इमेज ये खुद नहीं है ना। बिलीव करो इस बात को, मानो मत, देखो, है ना, देखो क्या ये और ये डिफरेंट है। बोले नहीं सर इसको घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, तो घुमाइए, देखिए इसको घुमा दो ऐसे। फिशर प्रोजेक्शन को फ्लिप नहीं कर सकते, मालूम है ना, फ्लिप नहीं करेंगे। कैसे घुमाएंगे? ऐसे घुमाएंगे। तो अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा देंगे तो ये बन रहा है क्या? देखो जरा ध्यान से, नहीं बन रहा है। अगर इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला OH इधर आएगा और ये वाला OH इधर आएगा, ये वाला H इधर आएगा, ये वाला H इधर आएगा, COH नीचे आएगा, COH ऊपर जाएगा। इसको ऐसे घुमाओगे तो वापस यही बन रहा है। बोलो, बात समझ में आई ना? तो वापस ये खुद यही बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए। यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। बोले सर फिशर में क्यों चेक करें, हम तो यहाँ चेक कर लेंगे। ठीक है, यही करिए। यहाँ पर भी जब इसको आप घुमाएंगे तो देखो OH, ये वाला H पीछे था ना, अगर 180 डिग्री घुमाओगे तो ये वाला H आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये वाला OH आगे आ जाएगा, ये वाला OH आगे था, 180 डिग्री घुमाओगे तो पीछे चला जाएगा। वापस ये खुद यही बनेगा, है ना। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, समझ रहे हैं बात? कैसे भी करके आप इन दोनों को सेम नहीं कर सकते हो बिना बॉन्ड तोड़े। और बॉन्ड तोड़ना जो है वो रूम टेम्परेचर की बात नहीं है ना। तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है। अब देखो, तो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसमें हम लोग POS देख रहे हैं। फिर से मैं वही बात करूंगा कि आइडियली अपने को POS इसमें नहीं देखना चाहिए, POS अपने को इसमें ही देखना चाहिए। तो चलो इसका अगर अपन न्यूमन बनाएंगे तो इधर OH बना देंगे और इधर क्या बना देंगे? H बना देंगे। सही बनाए हैं? तो अगर इसका हम लोगों ने न्यूमन बनाया, अब इसको ऐसे काटोगे तो ठीक मिरर इमेज मिल रहा है। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिखाई दे रही है बात? तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। जरा चेक करो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है क्या? बताओ मुझे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है क्या? तो जब इस COH को पीछे लेके जाओगे, है ना, तो यहाँ पर अभी कौन आ चुका है? आगे वाले पर OH है और इधर कौन है? H है ना, इधर कौन है? H है। और पीछे वाले को जब आप ऐसे लेके जाओगे, है ना, तो यहाँ पर OH और पीछे वाले पे यहाँ पे कौन आ रहा है? H आ रहा है। सही बना है ना। तो देखो COH से चले COH मिला, OH से चले OH मिला, H से चले H भी मिला। तो इस वाले के पास POS भी है और COS भी है, दोनों है। जबकि इसमें COS नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो नहीं दिखाई देगा ही, क्योंकि ये तो एक्लिप्स से बनाए हो और एक्लिप्स में COS कहाँ दिखाई देता है? फिशर प्रोजेक्शन में COS नहीं चेक कर सकते। हाँ, POS चेक कर सकते हो। फिशर प्रोजेक्शन में POS आ गया तो मॉलिक्यूल में POS होगा। क्यों बताओ जरा? क्योंकि वो तो एक्लिप्स्ड है ना। तो एक्लिप्स्ड में अगर आ गया तो मतलब यहाँ भी आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन COS नहीं चेक कर सकते हो। तो COS बनाने के लिए आपको ये बनाना ही होगा। तो क्या बात सीखे? बात हम लोग ये सीखे कि POS में, फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग POS चेक कर लेंगे, लेकिन हम लोग COS चेक नहीं करेंगे। समझ के बाद COS के लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा? न्यूमन प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि COS नहीं है। तो एक ये बन गया। तो अब क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, फिर से अगर, है ना, हम लोग बहुत सारा बात कर लिए। अब वापस थोड़ा मुद्दे पर आते हैं जो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे कि इस टार्टरिक एसिड में 2 कायरल सेंटर है, एक ये बना है, एक उसका मिरर इमेज बना। ये दोनों आपस में एनेंटियोमर है। बनते समय इसका एक फॉर्म, एक स्टीरियो आइसोमर ये भी बन सकता था, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है इसका, है ना, जिसके पास POS और COS दोनों मिल गए हैं अपने को। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज भी होगा कि नहीं होगा ये बताओ। मतलब एक और स्टीरियो आइसोमर इसका होगा, ये वाला जो इसका मिरर इमेज होगा, है ना। ये सब फाइन ट्यूनिंग वाली बात है बच्चा लोग, है ना, ये सब फाइन ट्यूनिंग वाली बात है। यही चीज़ पर अगर कमांड हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहीं नहीं गया है। फिर समझे बात कि ये सब बात अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सेट हो कि कैसे देखना है, कहाँ रुकना है, फिर कहाँ पीछे जाना है, समझ गए। अगर बस ये मैकेनिज्म आपका सेट होगा तो कहानी क्लियर है। तो मुझे बताओ कि ये 3rd है, तो ये 4th एक मैं अलग स्टीरियो आइसोमर बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा?
है ना, नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये और ये सेम है। कैसे सेम है? इस बार इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये बनेगा। अगर न्यूमन में देखना चाहते हो तो ये है जिसमें दोनों OH इधर था, इसको ऐसे घुमा दो, इस बोर्ड से जो एक्सेस जा रही है ऐसे वाली, इसको अगर ऐसे घुमा दोगे तो दोनों OH जो उधर हैं दोनों OH घूम के इधर आ जाएंगे। तो यही बनेगा क्या, जरा बताओ मुझे, दिख रहा है ना? तो इसका मतलब इस बार ये और ये दोनों सेम है, मतलब ये अपने को बनाना नहीं चाहिए। मतलब देयर आर ओनली 3 स्टीरियोआइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड टार्टरिक एसिड, 1, 2 एंड दिस वन इज 3rd, देयर इज नो 4th स्टीरियोआइसोमर। समझ गए इतनी बात? तो ये और ये सेम है, इसलिए ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा बना दिया था, ये गलत बना दिया है ना? तो देयर आर 3 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर। नाउ अब जरा मुझे बताओ कि 1 and 2 अगर इन दोनों में हम लोग बात करें तो 1 and 2 को आपस में हम लोग बड़े मजे से क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्या ये तो एनेंशियोमर्स है। 1 and 2 are enantiomers, 3 is optically active, optically inactive। 3 जो है वो इसका ऑप्टिकली है ना इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोआइसोमर है ना? अब जरा कोई मुझे बताएगा कि 1 and 3 में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 and 3, है ना? तो 1 और 3 में अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो ये स्टीरियोआइसोमर हैं एक दूसरे के, एनेंशियोमर नहीं है। स्टीरियोआइसोमर तो होंगे क्योंकि स्टीरियो में ही डिफरेंस है बस। IUPAC नेम बिना RS कॉन्फ़िगरेशन के दोनों का सेम है। तो ये दोनों स्टीरियोआइसोमर हैं और ऐसे स्टीरियोआइसोमर को, जो स्टीरियोआइसोमर्स है ना आपस में मिरर इमेज ना हो, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। तो जो मिरर इमेज है एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर है, दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है ना, उनको हम लोग स्टीरियोआइसोमर ही बोलेंगे इन जनरल। और ऐसे स्टीरियोआइसोमर का एक स्पेशल नाम हम लोगों ने रख दिया है, डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, तो 1 and 3 आर डायास्टीरियोमर्स। सिमिलरली 2 and 3 आर डायास्टीरियोमर्स। बात समझ में आ गई? 3rd जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसका भी एक स्पेशल नाम रख दिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? मीजो कंपाउंड। ठीक है, सब बात धीरे धीरे है ना परत दर परत हम लोग बात करेंगे। तो 3rd इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजो कंपाउंड। समझ गए? तो जरा इन सब को अब डिफाइन कर लिया जाए कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एक बार मुझे बताइए एनेंशियोमर्स, एक बार मुझे बता दीजिए, है ना, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। एनेंशियोमर बताइए जरा, बोलिए मन ही मन, है ना। ऑल्दो हम नहीं सुन पाएंगे लेकिन बाद में हम बोलेंगे तो आप क्लियर होगा आपका। एनेंशियोमर्स आर क्या होते हैं, है ना, नॉन सुपर imposable mirror images of each other ना। enantiomers are stereoisomers which are non superimposable mirror images of each other। ये दो, ठीक है। enantiomers वो नहीं होते हैं कि एक दूसरे के मिरर इमेज हो, है ना। जैसे ये और इसका मिरर इमेज ये बनाए थे हम लोग। अब आप ये और ये मिरर इमेज तो है ही ना यार, बोलो भाई। ठीक है, बोले सर ये सेम है, सेम तो है लेकिन इससे मिरर से रख के ये बनाए थे, ये तो बन गया ना। तो आप अब इसको भी जबरदस्ती एनेंशियोमर बोल दो, नहीं सर ये है तो इसका मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर होगा। भाई वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का एनेंशियोमर नहीं हो सकता। समझ के बाद ना। तो एनेंशियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, अंडरलाइन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। समझ के बाद ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बेशक हैं लेकिन ये इस पर सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए उसको एनेंशियोमर नहीं बोल सकते। समझ में आ रही है ना बात। तो एनेंशियोमर्स के कहीं भी नाम आए तो इसका मतलब एक चीज मस्ट होगा। बताओ क्या? वो एक चीज ये होगी कि इट मस्ट बी कायरल।
इट मस्ट बी कायरल, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ही एनेंटियोमर्स बोल सकते हैं हम। समझ के बात? तो ये मज़ेदार बात है, ठीक है ना। ये मैं बार बार इम्फेसिस कर रहा हूँ, है ना, इतना इम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि यही आप गलती करते हो, सब कुछ आते हुए भी जल्दीबाजी में यही गलती करते हो, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, है ना। एनेंटियोमर्स का कहीं भी नाम आया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना ही चाहिए, तभी एनेंटियोमर होगा, है ना। मिरर इमेजेस आर एनेंटियोमर्स नहीं, इट मस्ट बी कायरल, देन ओनली इट विल बी, है ना, एनेंटियोमर्स। बात समझ में आ गई? तो चलो, एनेंटियोमर्स अपने को मालूम है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, डायस्टेरोमर्स और मीजो कंपाउंड थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो डायस्टेरोमर्स। डायस्टेरोमर्स डायस्टेरोमर्स, है ना। स्टीरियोआइसोमर्स, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर stereoisomers which are not mirror images of each other. Stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. ठीक है, जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, है ना। All geometrical isomers are diastereomers. All ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरोमर्स, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल में हम लोगों ने ये नाम नहीं लिया था, यहाँ पर अब ये नाम ले रहे हैं ना, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरोमर्स। क्योंकि अगर आप याद करो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो स्टीरियो आइसोमर्स है भाई, अपना एक सिस है और अपना एक ट्रांस है। क्या मिरर रख दोगे तो इसका मिरर इमेज ये बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर तो है, बट एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? डायस्टेरोमर्स हो जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। अब जैसे मान ले, बढ़िया एग्जांपल मैं ले लूँ, है ना, बढ़िया क्या कहा जाए, ट्रिकी एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं है। तो ये दोनों जब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और एक दूसरे के आइसोमर तो है ही, तो इनको डायस्टेरोमर्स बोला जाए क्या? नहीं, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर नहीं है। समझ गए? सो दे आर नॉट डायस्टेरोमर्स। ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए तब डायस्टेरोमर बोलोगे। यहाँ भी गलती होती है कि सर ये तो इसका मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरोमर नहीं। स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरोमर्स। इतनी बात समझ में आई ना? देख रहे हो कितना थोड़ा पेचीदा बात चल रहा है, नहीं? एनेंटियोमर्स किसको बोल रहे हैं उस पर भी कहानी है, डायस्टेरोमर्स पे भी कहानी है ना। तो ये बात बहुत ध्यान से इसको दिमाग में आप, है ना, बिठाएंगे, है ना, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बात को दिमाग में सेट होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। तो डायस्टेरोमर्स अपने को समझ में आ गए, और ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर व्हाट? डायस्टेरोमर्स। तीसरा जो हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिया है, इट इज मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड लिख लीजिए क्या होता है, ये भी बढ़िया बात है। मीजो कंपाउंड्स में लिखो, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोआइसोमर। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोआइसोमर, optically inactive stereoisomer of an optically active compound. Mesocompounds are optically inactive stereoisomer of an optically active compound. क्या समझे? मेसोकम्पाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोआइसोमर है किसका? जिसका कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो, है ना। मेसोकम्पाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव
स्टीरियोआइसोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो, इट मे और मे नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर। इट मे और मे नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन। मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो थोड़ा ये बात समझा जाए। ये दो पॉइंट, पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, इसमें दूसरा पॉइंट देखो, मीजो कंपाउंड के पास है ना, इन जनरल जो आप 99.99% केसेस देखेंगे तो मीजो कंपाउंड्स ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे जिनके पास दो या उससे ज़्यादा कायरल सेंटर होगा और उसके पास इन जनरल कोई पीओएस या सीओएस प्रेजेंट होगा। जैसा अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था ना, जो मीजो कंपाउंड था, अगर आप अपना कॉपी देखें तो इस वाले के पास जो यहाँ बना था थर्ड वाला, उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी था, तो इस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया था, है ना। और वो एक ऑप्टिकली एक्टिव जो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर था उसका एक स्टीरियोआइसोमर था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मीजो कंपाउंड के पास कोई कायरल सेंटर हो ही, है ना। इट मे और मे नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर। 99.99% जो केसेस होंगे उसमें आपको कायरल सेंटर होगा। आप जितने भी क्वेश्चन से गुजरोगे लगभग सब में कायरल सेंटर मिलेगा और पीओएस या सीओएस होगा, इसलिए वो मीजो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होंगे, स्टिल वो मीजो कंपाउंड की कैटेगरी में आ सकता है। समझ के बाद, ये मज़ेदार बात है। अच्छा, मीजो कंपाउंड्स, थर्ड पॉइंट जो है, मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन। तो इंटरनल कॉम्पनसेशन का मतलब समझो जरा। जैसे देखो, ये वाला मीजो था ना, OH H OH H COH, इसके पास अभी कितने कायरल सेंटर है जरा बताओ। पीओएस है, मान गए, लेकिन इसके पास अभी कायरल सेंटर कितने हैं? अभी भी ये कायरल है और ये कायरल है, दो कायरल सेंटर है, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, कायरल हो गया। तो इसके पास दो कायरल सेंटर हैं और जब आप इसको बीच से काट रहे हो तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज से दिखाई दे रहा है। तो जब लाइट यहाँ से आएगी, इंटरनल कॉम्पनसेशन का मतलब समझा रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल से जब इंटरैक्ट करेगी तो इसके पास दो कायरल सेंटर है, दोनों से इंटरैक्ट होगा, है ना। इस मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट हो रहा है मतलब दोनों कायरल सेंटर से इंटरैक्ट हो रहा है। तो ये कायरल सेंटर जस्ट इसका मिरर इमेज है, नहीं तो अगर ये वाला कायरल सेंटर है ना, अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये वाला कायरल सेंटर लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मतलब मॉलिक्यूल का एक हिस्सा लाइट को एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और दूसरा हिस्सा दूसरे डायरेक्शन में। और क्योंकि दोनों कायरल सेंटर एग्जैक्टली सेम चीज़ों से मिलकर बने हैं, है ना, सबका जो कैपेसिटी है, जो पावर है, जो डिसिमेट्री है ना, वो एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो इसलिए नेट रोटेशन क्या आपने को मिल जाएगा, 0 डिग्री का नेट रोटेशन मिलने वाला है। समझ गए बात। इसी बात को हम लोग एक दूसरे तरह से भी समझे, है ना, मज़ेदार तरीके से समझे। देखो ये है, अगर हम लोग इसका ये वाला फॉर्म बनाएं, OH H OH H COH COH, ठीक है, और इसका मिरर इमेज बनाए थे हम लोग, तो यहाँ पर है क्या, OH H H OH COH और COH। बोलो जरा इसका मुझे RS नॉमेनक्लेचर करो यहाँ पर, तो बताओ जरा कितना आएगा जल्दी। ये 1 है ना, फिर ये वाला 2, ये 1 ये 2 और ये वाला 3 ये वाला 4, ऐसे ही है ना। तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो S की जगह पे ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इसको जरा करो, तो ये 1 ये वाला 2 ये वाला 3 ये वाला 4, तो 1 2 3 कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी S होना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे है 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये R है, नहीं, इसके दोनों का कॉन्फ़िगरेशन करो, है ना। तो अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये S और S आएगा, आना भी चाहिए, है ना। R का मिरर इमेज S होता है, R का मिरर इमेज S होता है। तो अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का
कॉन्फ़िगरेशन आर आर है और उसके एनेंशियोमर का पूछ रहा है तो ऑफकोर्स एस एस होगा। समझ के बात, मतलब अगर अपने पास आर आर है या 15 कायरल सेंटर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ के बात, तो अगर ये आर आर है तो इसके मिरर इमेज का ये बात श्योर है कि क्या होने वाला है, एस एस होने वाला है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए क्या? अच्छा, अब देखो इसका नॉमेनक्लेचर अगर करोगे तो क्या आएगा, देखो ये तो ऐसा ही है ये वाला, तो ये तो आर आ रहा है ना, और ये वाला जो पैरेलल सेंटर है देखो वो ऐसा है ना, ओ एच और एच का जो ओरिएंटेशन है ऐसा है, तो ये वाला क्या आएगा, ऐसा आएगा। दिख रही है बात? तो देखो ये मीजो था ना, तो हम लोग बोलेंगे जो जितना इधर किया उतना इधर किया। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन से देखो तो ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर एग्जैक्टली सेम है, और यहाँ पे मिरर रख दे रहे हैं तो ये इसका मिरर इमेज भी है। तो अगर ये इसका मिरर इमेज है तो आर का उल्टा एस आ रहा है, सही बात है। तो आर वाला हिस्सा जितना क्लॉकवाइज करेगा उसका मिरर इमेज एस वाला हिस्सा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी तो करेगा, तो इसीलिए नेट रोटेशन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, इतनी बात दिखी। अब एक चीज़ समझो, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई इसका डायस्टेरोमर्स इनमें से कौन सा है ना, तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप देख लोगे कि डायस्टेरोमर्स कैसे पहचानोगे, है ना। मान लो बोले कि इसका डायस्टेरोमर्स का स्ट्रक्चर कौन सा है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, तो कई रास्ते हैं करने के। मैं सवाल करने का तरीका समझा रहा हूँ, है ना। एक तो बात ये चल ही रही है, जरा ये समझो। तो इसका डायस्टेरोमर्स का स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो आप क्या कर लोगे, एक रास्ता है कि आप सीधा इमेज देख सकते हो, जो इमेज ना समझ में आए, है ना, जो डायरेक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो, नॉन मिरर इमेज हो, तो वो डायस्टेरोमर्स हो जाएंगे, ऐसे पहचान लोगे। ऐसे भी पहचान सकते हो कि भाई देखो ये आर आर है, अब जिसका कॉन्फ़िगरेशन 4 ऑप्शंस में से आर आर आया वो आइडेंटिकल हो जाएगा, जो एस एस आया वो उसका एनेंशियोमर हो जाएगा, और अगर कहीं किसी का आर एस या एस आर आ गया तो वो इसका डायस्टेरोमर हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आर आर का एनेंशियोमर एस एस है, लेकिन अगर मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन आर आर है और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन आर एस आ गया, तो आर का उल्टा आर अगर ये एनेंशियोमर होता तो आर का उल्टा एस मिलना चाहिए था, आर का उल्टा एस मिलना चाहिए था, लेकिन ये आर का उल्टा आर मिला। अगर ये आइडेंटिकल होता तो आर आर मिलना चाहिए था। अगर ये और ऐसा मिल गया तो इसका मतलब इन दोनों में आपस में कौन सा रिलेशन हो गया, डायस्टेरोमर्स हो गया। बोलो भाई, ये एक और तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, है ना। जैसे देखो ये आर आर आया और ये आर एस आया, तो ये दोनों डायस्टेरोमर्स हैं आपस में। ये एस एस है, ये आर एस है, डायस्टेरोमर्स आया, है ना। तो अगर ठीक मिरर इमेज दोनों का मिल जाए या 4 का मिल जाए या 10 का मिल जाए, जितने भी कायरल सेंटर होंगे, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एनेंशियोमर। और अगर मिसमैच कर गया, मतलब आइडेंटिकल भी नहीं है और उसका मिरर इमेज भी नहीं है, तो डायस्टेरोमर हो गया। समझ गए बात? लेकिन मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूल ये नहीं कि एक में यहाँ OH जुड़ा है, दूसरे में Cl जुड़ा है, बस तुम RS निकालने लगे, नहीं तो मॉलिक्यूल ही अलग हो गया ना भाई, तो डायस्टेरोमर नहीं बोलोगे। समझ गए ना बात? ठीक है, सवालों में धीरे धीरे और बात समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई। मीजो कंपाउंड्स, है ना। तो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो सवाल लिखो, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में अपने को, क्वेश्चन समझा जाए। देखिए, इफ ऑप्टिकल रोटेशन, इफ ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, if optical rotation of this molecule is 30 degree, if optical rotation of this molecule is 30 degree,
देन फाइंड ऑप्टिकल रोटेशंस ऑफ, then find optical rotations of ठीक है, एक ऐसा सवाल बन जाता है इसमें, तो जल्दी से बताओ कि अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन 30 डिग्री है तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन और इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखो कैसे करेंगे। हो गया होगा, कुछ लोग का हो गया होगा। देखो तो कैसे करेंगे, है ना। जैसे इसका ऑप्टिकल रोटेशन 30 है तो हम लोग बस सिंपली ये कि अगर ये इमेज यही है तो 30 इसका भी हो जाएगा। अगर ये इमेज इसका एनेंशियोमर है तो -30 हो जाएगा। और अगर इसका ये डायस्टेरोमर निकल कर आ गया कहीं, मीज़ो निकल कर आ गया कहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मीज़ो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो इसके कई रास्ते हैं करने के। एक क्या है कि आप इसका RS नोमेनक्लेचर कर लो और इसका कर लो, और उस तरह से जैसे सिखाए हैं वैसे, है ना, कि अगर ये RR आ रहा है तो SS देख लो कि इसका SS आ रहा है कि RS आ रहा है कि क्या आ रहा है ना। एक रास्ता तो ये है। और दूसरा रास्ता ये है कि हम इवन ऑड एक्सचेंज भी तो बताएं फिशर में, है ना। तो क्या करो कि इस CH3 को इधर लाओ, ये CH3 इधर लाओ तो H इधर आ जाएगा, एक एक्सचेंज हुआ। फिर Cl इधर और H इधर आ जाएगा, मतलब इवन एक्सचेंज के बाद ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देने लगेगा, CH3 Cl यहाँ H यहाँ, ऐसा दिखाई देने लगेगा। और क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि हम इवन एक्सचेंज की और मैच करा लिए कि ये इसका एनेंशियोमर बन रहा है, मतलब मिरर इमेज है, या डायस्टेरोमर है, या खुद वही है। बस ये कर रहे हैं हम लोग, तो जल्दी काम हो गया। RS नहीं करना पड़ा, पहले हम इसका करते फिर इसका करते, है ना, जल्दी हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, +30 डिग्री। दिख रही बात? इसको देखो तो ये तो मीज़ो दिखाई दे रहा है ना। इसमें ही मीज़ो है तो दूसरे वाले में तो होगा ही, है ना। देखो CH3 इधर ले आओगे, Cl इधर ले आओगे, है ना। फिर एक एक्सचेंज करोगे तो H इधर Cl इधर आ जाएगा। इसमें भी CH3 इधर लाओगे, Cl इधर आओगे, फिर H इधर Cl इधर ले आओगे, तो दोनों में Cl इधर आ रहा है, दोनों में H इधर आ रहा है ना। मेरी बात मत सुनिए, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप बना लीजिए कॉपी पे, है ना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, मतलब ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये मीज़ो हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना बता दोगे, 0 बता दोगे। आई बात समझ में ना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस। बढ़ा जाए आगे, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग, identify the relation of the following with the given molecule. Identify relation of the following with given molecule. ये अपना given molecule है, ठीक है। तो आपको इससे इन सभी ऑप्शंस का रिलेशन पता करना है। Identify relation of the molecule with given molecule. Identify relation of the following with given molecule. ठीक है। तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सबसे रिलेशन पता करो। ठीक, अब देखो कैसे करोगे, पहले ये सोचो, बताओ कैसे करोगे, है ना। 2 रास्ते हैं,
फिर वही दो रास्ते हैं क्या, या तो इसका आर एस कर लो और इनका आर एस कर लो। तो अगर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन उसका उल्टा इसका आ गया तो एनेंटियोमर, सेम आ गया तो आइडेंटिकल या होमोमर, और अगर अलग आ गया तो डायस्टेरोमर्स। नहीं, ऐसे करेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इवन ऑड एक्सचेंज करके फटाफट मैच करा लिया जाए, है ना। तो क्या करोगे, ऐसा अपने को ये बनाना है, CH3 इधर ले जाओ, OH इधर आ जाएगा, एक एक्सचेंज हुआ, H इधर OH इधर कर दो, दूसरा एक्सचेंज हो गया। तो ये जैसा है वैसा ये नहीं है ना, इसमें इवन एक्सचेंज के बाद ऐसा दिखाई देगा क्या, और ये वाला भी वैसे ही नहीं है, नहीं ये भी चेंज है। अच्छा अब जरा देखो, अगर यहाँ मिरर रख देते तो यही बनता क्या, एग्जैक्टली यही बनता। तो ये और ये आपस में एनेंटियोमर्स हो गए। पहचान के बात कैसे करेंगे हम, तो ये तरीका जल्दी कर दे रहा है सवाल को, है ना। और अगर कोई डाउट हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, तो RS तो कहीं गया ही नहीं है, वो तो अपने पास है, वो टूल्स है, अपना कभी भी इस्तेमाल कर लो। ठीक है, इसकी बात कर लें, वैसे ही लगभग सारा कर लोगे, है ना, कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। बस मुझे एक बात, इसका और D का रिलेशन बता दो जल्दी से। इसका और D आपस में क्या रिलेशन है, डायस्टेरोमर्स है? नहीं, आइसोमर ही नहीं है। बोलो भाई, करेक्ट है ना, दे आर नॉट आइसोमर, क्योंकि वहाँ OH था और यहाँ पर कौन है, Cl है। और एक चीज़ और ध्यान दोगे, अगर RS से आप करेंगे तो इसमें एक चीज़ और आप ध्यान देंगे बात कि देखो, इसमें OH वाले का जो नॉमेनक्लेचर करोगे और Cl वाले का जो करोगे, इसमें उसी से मैच कराओगे। ये नहीं कि OH वाले का यहाँ और Cl वाले का यहाँ, क्योंकि मॉलिक्यूल कभी कभी उल्टा भी बना के आपको दे सकता है। हर बार OH ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ OH इस बार यहाँ कर देता और Cl यहाँ कर देता, है ना। तो अगर आप इसका इससे मैच करा दिए और इसका इससे मैच करा दिए तो गलत हो गया, है ना। सही कार्बन से, सेम कार्बन से आपको मैच कराना है। क्लियर हो रही है बात, बस ऐसे आराम से हो जाएगा। तो A एंड मतलब जो दिस गिवन मॉलिक्यूल एंड D आर आपस में नॉट आइसोमर, क्योंकि वहाँ Cl है, वहाँ OH है। ठीक है, चलिए इतनी बात आई समझ में। फिर लिखिए सवाल एक। लिखिए, आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स, आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग। Identify meso compounds in the following.
आइडेंटिफाई मीजो कंपाउंड्स इन दी फॉलोइंग। ठीक है, चलो फटाफट बता दो कि इनमें से कौन कौन सा मीजो कंपाउंड है। कर लिया, आ जाओ। तो कौन कौन सा मीजो कैसे पहचानेंगे, व्हाट इज अप्रोच। हम लोगों ने क्या लिखा मीजो को लिखा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियोआइसोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो पहली बात कि मीजो कंपाउंड उसी को बोलेंगे जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, लेकिन सब ये नहीं कि सारे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है सबको मीजो बोलते चले, है ना, वो नहीं है। देखो यही कैच है, ऐसा नहीं है कि जो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो सब मीजो है, नहीं, उसका कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। और ऑप्टिकली जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं दे आर इन जनरल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉम्पनसेशन, मतलब उसके पास कोई क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, है ना, और उसका कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो। मेरी बात समझे, कैसे पहचानोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए ऑफ कोर्स, है ना, और उसका कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो। मतलब अगर हम लोग इसको कंक्लूड करें तो हम लोग मॉलिक्यूल में ये देख लें कि उसके पास कायरल सेंटर है कि नहीं। अगर उस मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर 2 होगा, है ना, 1 होगा तब तो हो ही नहीं सकता मीजो ना, 1 होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, याद है। तो अगर 1 से ज़्यादा है ना, तो हम लोग क्या देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल के पास 1 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री से वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन उसका कोई ना कोई स्टीरियोआइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही, है ना। टार्टरिक एसिड वाला एग्जांपल याद कीजिए, ऐसे ही होगा, है ना। तो चलो ये देखा जाए, इसके पास 2 कायरल सेंटर है और इसको बीच से ऐसे काट दिए, तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसका कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। तो इसको मीजो बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे दिस इज मीजो, क्योंकि इसके पास 2 कायरल सेंटर है तो इसके पास कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये वाला है ऑप्टिकली एक्टिव, याद आया, है ना, इसके पास ना पीओएस है ना सीओएस है। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर है और उसके पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है तो उसको मीजो बोल दोगे, है ना, क्योंकि उसका कोई ना कोई फॉर्म, क्योंकि उसके पास कायरल सेंटर है तो उसका कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, है ना। इसकी बात करो, इसके पास भी 2 कायरल सेंटर है, ठीक है, मतलब इसका कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा और बीच से काट दे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, है ना। इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, इसको पीछे कर देते तो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आता, नहीं, पहचान रहे हो ना बात। ये वाला मीजो नहीं होगा, ये मीजो है क्या, ये वाला मीजो नहीं होगा क्योंकि इसके पास ना पीओएस है ना सीओएस है, तो इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। इसको देखो जरा, तो इसमें अगर हम लोग मिथाइल से चले मिथाइल मिलेगा, ओ से चले ओ मिलेगा, यहाँ एच से चले एच मिलेगा, तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है और इसके पास एक ये कायरल सेंटर है, एक ये भी कायरल सेंटर है, दिखाई दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो इसका कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। कौन सा होगा, इसको ऊपर कर दो, तो जब ये नीचे जुड़ा है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। अगर ये ऊपर होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, याद आ रहा है ना। तो इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो जब ये ऊपर होगा तो वो वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो इसको अपन मीजो बोल दे क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 2 कायरल सेंटर है और इस फॉर्म में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसके पास पीओएस है, इसको भी मीजो बोल दे, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, देखो यहाँ गड़बड़ होगा, क्योंकि इसके पास न तो ये कायरल सेंटर है न ये कायरल सेंटर है। एमी मतलब क्या, मिथाइल, बोलो भाई, और ये भी मिथाइल है, ये दोनों सेम है, तो इसके पास कोई कायरल सेंटर ही नहीं है। और अगर इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है तो फिर ये इसका कोई भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, है ना। वो जस्ट बाय एक्सपीरियंस हम लोग बोल रहे हैं, है ना। जबकि हम लोग एक ऐसा केस पढ़े हैं कि अगर किसी के पास कोई कायरल सेंटर ना हो तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो अभी आगे पढ़ेंगे, वो ऐसे मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर टाइप का वो दिखने लगता है कि हाँ ये इसका मिरर इमेज इस पर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। इस पर तो दिखाई दे रहा है कि इस पर मिरर इमेज इस पर सुपर इम्पोजिबल होने वाला है, समझ गए ना। तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी बाय एक्सपीरियंस मैं बोल दे रहा हूँ कि ये इसका कोई भी फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, समझ गए। इसकी बात करो
तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। बोलो भाई मीजो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मीजो? ये क्योंकि ये अगर अबव भी कर दोगे तो भी कौन सा इसके पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेगा? इसके पास कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसको अबव भी कर दोगे तो भी इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये सिंपली ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। समझ गए? लिख देता हूं मैं, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, एंड नॉट मीजो। मतलब अब थोड़ा बात और क्लियर हुई कि मैं मीजो और ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या अंतर है। मीजो ऐसा वैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। मीजो ऐसा ऑप्टिकली इनएक्टिव है जो जिसका कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब प्योर ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। समझ के बाद ना? 7th वाला बताओ जल्दी से। तो इसको देख लेंगे हम लोग कैसे करेंगे। मिथाइल यहाँ लाओगे OH इधर आ जाएगा, फिर H इधर ले आओगे OH इधर आ जाएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसके पास। दिखाई दे रहा है ना? इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसके पास 2 कायरल सेंटर है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो इसका कोई ना कोई फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव हो जाने वाला है, इसलिए इसको मीजो बोल देंगे। अब आ जाओ ये दोनों मज़ेदार एग्जाम्पल्स पे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो बताओ कौन सा? 8th वाला। 8th वाला बताइए। 8th वाला मीजो कहा जाएगा कि नहीं? इसके पास 2 कायरल सेंटर है, दिखाई दे रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, है ना। लेकिन अच्छा कैसे रखा है? ये रिंग ऐसे रखी है और दोनों लास्ट वाले कार्बन पे दोनों कायरल सेंटर ऊपर है क्या, और R है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R आपको दिया हुआ है। तो इसको मीजो बोलोगे क्या? है ना। देखो समझाते हैं। इसमें कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि सर इसको ऐसे काट दे तो जैसा ये है वैसे ही ये मिल गया, है ना, और ये सब बराबर बराबर कट जाएंगे, एग्जैक्टली स्लाइस हो जाएगा। नहीं, तो अगर हम लोग ऐसे काट दें तो जैसा ये पार्ट मिल रहा है वैसे ही है, तो ये मीजो हो गया। लेकिन ये मीजो नहीं है बच्चों, ये मीजो नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। याद करिए, फिर से मैं आपको वापस ले चलता हूँ। देखो ये वाला एग्जाम्पल, टार्टरिक एसिड वापस आ जाते हैं, है ना। ये मीजो था ना, क्योंकि इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री था। इसका कॉन्फ़िगरेशन R आया था और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था? S आया था। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, CHOH COH CHOH COH, और ऐसे काट रहे थे, ये R था और ये S था। कुछ वैसी सिचुएशन तो है, बस ये डायरेक्टली आपस में जुड़े हैं, वो डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, वो आगे चल के जुड़े। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब होती है? जब आप काटते हो तो R का उल्टा क्या मिलता है? S मिलता है। मतलब अगर आप इसको काटे तो इस कायरल सेंटर का मिरर इमेज मिले सामने कायरल सेंटर, नहीं, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हो ना, कि काटे R का उल्टा उधर S मिले। लेकिन यहाँ जब आप काट रहे हो तो R का उल्टा क्या मिल रहा है? R मिल रहा है, तो मिरर इमेज थोड़ी हुआ। समझ गए? तो इसके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। पहचान में आया ना? मजेदार बात है, देखो, है ना। तो इसके पास कोई POS नहीं है, कोई COS नहीं है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। बोलो, समझ रहे हो ना? इससे रिलेट करो। इसमें डायरेक्टली ये दोनों जुड़ा था, इसलिए काटे थे तो R का उल्टा S मिल गया था, है ना। अगर नहीं डायरेक्टली जुड़ा होगा तो भी एनालॉगी तो यही है। इसमें बताओ, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या? देखो, H से चले H मिला, R से चले S मिला, और यहाँ पर तो जो दोनों H होंगे वो तो मिलेंगे ही, उसको मत देखो। तो R से चले R मिलना चाहिए था क्या? मतलब ये कायरल सेंटर चले तो ये कायरल सेंटर मिला, तो R से चले R मिलना चाहिए था, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता, या अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, R से चले S मिला तो, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बात आ गई, ये ज़्यादा मज़ेदार बात है। जरा देखो, इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री था क्या? था, है ना। इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री था, बनाना आप कॉपी पलट के देख लीजिए, है ना। इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री था, न्यूमन बना के चेक कर लेंगे हम लोग।
तो जब इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री था तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की भी तो यही प्रॉपर्टी हुई कि R से चले S मिला। बोलो जरा, समझे ना? अगर R से चले S मिला तब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, R से चले R मिलता तो नहीं होता, है ना? तो यहाँ पे R से चले S मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। समझ गए बात ना? यहाँ से पकड़ेंगे बात। R से चले S मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो R से चले S मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि दोनों कायरल सेंटर क्या है? सेम है। अगर मैं यहाँ पर Cl कर देता तब नहीं बोलते, क्योंकि तब तो ये और ये कायरल सेंटर ही डिफरेंट हो गया ना, तो डिफरेंट ग्रुप से नहीं मिलेगा ना, सेम होना चाहिए। और R से चले S मिला तो इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, और इस वजह से इसको हम लोग मीजो बोल देंगे, क्योंकि अगर ये S फॉर्म में है, R में रहता तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। क्लियर बात ना? तो ये मज़ेदार एग्जाम्पल्स है, पहचान में आ रही है बात? तो मीजो पहचान में आने लगा है ना? मीजो क्या है जरा, चलो वो बाद में कराएंगे, वो वाला एग्जाम्पल बाद में कराएंगे, है ना? जिसमें कायरल सेंटर नहीं होगा और तब भी उसको मीजो बोलेंगे ना, वो आगे आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए अब एक और सवाल लिखो। आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन दी फॉलोइंग, मतलब ए बी ए सी है ना, और बी और सी में क्या रिलेशन है? ठीक है, नोट कर लीजिए, बताइए। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो बताओ। तो ए और बी आपस में, जल्दी बताओ, डायास्टीरियोमर्स। बोलो भाई, दिख रहा है ना? कुछ नहीं देखना, ये दोनों आपस में सिस है, ये दोनों आपस में ट्रांस है, ज्योमेट्रिकल हो गए। बाकी कौन यहाँ से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस सब देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये इसका मिरर इमेज बन सकता है? नहीं। तो एनेंशियोमर नहीं हो सकता। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल है, इसके पास कोई पीओएस सीओएस नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नहीं, तो इसका मिरर इमेज नहीं है ये, है ना? और मिरर इमेज नहीं है तो क्या है आपस में? स्टीरियो आइसोमर तो है ही, जैसा इसमें जुड़ा है वैसे इसमें जुड़ा है। ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं, और ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम लोग डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ए एंड सी डायस्टीरियोमर्स, सिंपल है ना? चलिए बी एंड सी एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स। देखिए ध्यान से, आइडेंटिकल, या आइडेंटिकल को हम लोग एक और नाम बोलते हैं क्या? होमोमर्स। याद आ रहा है? देखो तो जरा, अगर इसको ऐसे पलट दे, तो ये अबव है, पलट के बिलो चला जाएगा, बिलो है अबव आ जाएगा। पहचान में आ रहा है ना? इसको ऐसे पलट दे तो ये बन जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए ना। अगर पलट दिए सेम हो गया तो फिर बोले सर ऐसे तो पलट नहीं सकते हैं। कब नहीं पलट सकते? फिशर में नहीं पलट सकते। ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है? ये तो एक्चुअल 3D बना हुआ है ना, वेज डैश बना हुआ है, तो यहाँ पलट सकते हो। फिशर में नहीं करना ऐसा, ठीक है? लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर में ऐसा कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए।
इतनी बात आई समझ में? चलिए, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।